हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है 2021 की वो आज रिलीज़ कर दी गई है और उसी पे हंगामा मचा हुआ है। ये रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान की 16 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है और पाकिस्तान अब 124 की जगह 140वें नंबर पर है 180 ममालिक में, जहां करप्शन का तासुर जो है वो उसको मापने का ये एक ज़रिया होता है। और ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने जिन जगह तनज़्ज़ुली हुई है वो उसमें एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। मैं आपको ये बताता चलूँ, एक तो पहली बात यह है कि करप्शन मापने का कोई एग्जैक्ट जो है पैमाना नहीं है। ये शफाफियत का तासुर जो है, परसेप्शन जो है तासुर को मापता है और उसके लिए कोई सर्वे नहीं किया जाता। ये नहीं होता कि स्ट्रीट पे जाकर के लोगों से बात की जाए, बल्कि कुछ चीदा इदारे हैं उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है और उनके सामने सवाल रखे जाते हैं। तो इस बार जो हुआ है पाकिस्तान की जो तनज़्ज़ुली हुई, इसका महवर जो है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री रिस्क सर्विस जो 2021 सितंबर में हुआ, उनको जो सवाल भेजे गए थे उन्होंने पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली की और ठीक ठाक, यानी जो 37 पॉइंट थे लास्ट ईयर वो अब 20 पॉइंट कर दिए हैं उन्होंने इस साल। और ये कहा है इसमें ज़्यादातर, और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये सिर्फ जो पब्लिक के यानी जो हुकूमती इदारों होते हैं उनके अंदर शफाफियत जांचता है। तो इसमें ये कहा गया है, जो सवालात थे कि जो पब्लिक इदारों के अंदर जो रिश्वत का कल्चर है या शफाफियत का कल्चर है या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग का है, उसके अलावा जो ओवरऑल जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको जो फंड्स मिलते हैं उसके हवाले से बात हुई है। हुकूमत ने कहा है कि जी जनाब ये इनिशियल रिपोर्ट है, अभी जब तफसील आएगी तो हम मापेंगे, मगर काश यही रिएक्शन जो है उनका पहले आया इसके साथ मतलब और भी रिएक्शंस आए हैं। मुझे याद है पिछले साल ये हुई थी कि सर नहीं ये तो पुराने डेटा पर है, फिर बाद में पता लगा कि नहीं ऐसा नहीं है। फिरदौस आपत अभी अभी शहबाज गिल साहब भी इस पर काफी बातें कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कि फवाद चौधरी ने भी, आप सुना देते हैं फवाद चौधरी का सुना। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। अब ये इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है, ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूँगा ज़रा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर जो है वो क्यों गिरा है। कौन हेड करता है? ये तो एक एक्सपर्ट ग्रुप है और मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान में होता है। मुझे ये तो नहीं पता, रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होते हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कौन हेड करता है। फवाद साहब को नाम लेना चाहिए था उसका, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसकी जो पाकिस्तान ब्रांच की वाइस चेयरमैन है वो जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा हैं। तो अगर हुकूमत रिजेक्ट करती है तो मतलब नासरा इकबाल ऑब्वियसली बड़ा नाम, बड़े मजेदार होते हैं ना हर साल। अभी जैसे आज शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं कि जी, और बिल्कुल बहुत लोगों ने कहा ना कि सर ये ग्राफ देखें, ठीक है, आप मतलब नून को तो गालियां दे रहे होते हैं लेकिन आप देखें कि उनके दौर में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, बार बार बोलना होता है परसेप्शन, तसव्वुर, 116वें नंबर पे। तो उनका कहना है कि अच्छा, तो उन दिनों में बड़ी अच्छी इन लोगों ने रैंकिंग दी है जब शहबाज शरीफ के एक मखसूस चपरासी के अकाउंट में बिलियंस ऑफ रुपीस। कोई जवाब है आपके पास? अच्छा, दूसरी बात ये कि परसेप्शन जो है ना ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मसलन ये जो आपको ग्लास नज़र आ रहा है ना, ये इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा नज़र आ रहा है। मतलब मेरा परसेप्शन ये है, आपको हो सकता है इतना ही बड़ा नज़र आ रहा हो। बिल्कुल। तो परसेप्शन हर आदमी का अलग हो सकता है। उस लिहाज से अगर मैं फवाद चौधरी की जगह हूँ तो मैं कहूँगा परसेप्शन तो ये भी हो सकता है कि आप जो है आपने माजी में जो है कहाँ से वही मैं आपको सुनाता हूँ। भला हो इस हुकूमत का कि उन्होंने हमारे लिए माजी के जो टुकड़े ना इतने रखे हुए हैं कि कोई बात करते हैं आप पूरे हफ्ता चला सकते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल एक छोटा सा टुकड़ा मुलाहिजा कर लीजिए वज़ीर आज़म की अपनी ज़बानी। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये आपके ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास,
ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा, साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका कैसे चोरी हो रहा है? इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। जी खान, देखो पहली बात तो ये है कि ये वजीर आज़म के ख्यालात नहीं है, ये पीटीआई के चेयरमैन जो उस वक्त अपोजिशन में थे उनके ख्यालात हैं। वही बात कि आप किस जगह खड़े होकर क्या चीज़ देख रहे हैं, आपका नुक्ता नज़र बदल जाता है। अगर आप अपोजिशन में हैं तो खान साहब ने 100% दुरुस्त कहा, लेकिन अगर आप वजीर आज़म की कुर्सी पे हैं तो अपोजिशन जो कह रही है वो दरअसल अपनी करप्शन छुपाने के लिए हम पे इल्ज़ाम लगा रही है। तो उस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि ये वजीर आज़म, मतलब कि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वसत के परसेप्शन के बारे में, आपकी परसेप्शन क्या है ये भी बदलती रहती है। बिल्कुल ना, ऐसे ही है। अच्छा, और आज अगर नवाज शरीफ की या जरदारी साहब की हुकूमत होती तो सेम ये वैलिड थी बात इमरान खान साहब की। लेकिन अब चूंकि शहबाज शरीफ अपनी करप्शन छुपाने के लिए कह रहा है ये देखो ट्रांसपेरेंसी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट, तो दैट इज़ अनदर मैटर। अच्छा, मैं किसी हद तक इस बात से इत्तफाक भी करता हूँ कि जानिबदारी मुझे झलकती है। अब देखें ना, 2000 आज की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो पाकिस्तान 180 ममालिक में 117 पे था, उसकी रैंकिंग ये थी। पीटीआई की जब हुकूमत आई तो 2019 में 117 वाली रैंकिंग 3 पॉइंट और बढ़ के 120 तक पहुंच गई। फिर उसके बाद अगले बरस 2020 में 124 हो गई, 4 पॉइंट और बढ़ गई, और 2021 में यकदम शूट करके 16 पॉइंट 140 पे पहुंच गए। यार ये तो नहीं, इनके कोई 4 हल्के खोले, इसमें इनके 4 हल्के खोले, 4 साल खोले, ये भी ठीक, 4 दफ्तर खोल। अच्छा, दफ्तर खोले। अब अगर 16 पॉइंट 2021 में बढ़ी है तो भैया 22 और 23 में क्या हाल होगा? 23 तो इलेक्शन अच्छा, का साल। 2 चीज़ें हैं इसमें। उन्होंने एडिशनली ये भी कहा है कि शख्सी आज़ादी और जो इंसानी हकूक़ की पामाली है उसको भी वो किया गया। अब लोग बहुत पूछते हैं कि जनाब इसका क्या ताल्लुक है। मैं अर्ज़ करता हूँ, ये आपने अच्छा किया कि उन्होंने वाकई ये कहा है कि जिन ममालिक में शहरी आज़ादियाँ मुसलसल टारगेट पे हैं, कानून की हुक्मरानी कमज़ोर तर होती जा रही है, वहाँ करप्शन से लड़ने में सुस्त रफ्तारी का रुझान है। लेकिन इंसानी हकूक़ की पामाली और जमहूरी ढांचे की कमज़ोरी का करप्शन से क्या गहरा ताल्लुक़ है? तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि हुकूक और आज़ादियाँ और जमहूरी ढांचा कमज़ोर हो तो आमिराना रुझानात यानी टोटलिटेरियन जो चीज़ें हैं वो जड़ पकड़ने लगती हैं और एहतसाब का अमल कमज़ोर होने लगता है, करप्शन की शरह बढ़ जाती है, लेकिन कोई गिरबान पकड़ने वाला नहीं होता। अच्छा, इसी तरह भारत में की मिसाल दी उन्होंने दी कि भारत में शहरी आज़ादियाँ मुसलसल ख़तरे में हैं, सिविल सोसाइटी मुकदमात और संगीन इल्ज़ामात के दबाव में है, नफ़रत अंगेज़ी बढ़ती जा रही है, अदालती फ़ैसलों पर सीरियसली अमल नहीं होता। इसी तरह सिंगापुर, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे ममालिक में डिजिटल सर्विलेंस जो है मुखालफिन की वो बढ़ती जा रही है। तो पॉइंट उन्होंने समरी ये दी कि आमिराना तरीक़ों से ना सिर्फ घुटन बढ़ती है बल्कि इंसदाद बदउनवानी की मुहिम जो है वो सिलेक्टिव हथियार बन जाती है। अब ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि इंडिया में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो अगर बीजेपी के सपोर्टर है तो वो भी आराम से ये कह सकता है कि सर एक तो हम नफरत अंगेज बातें करते नहीं है, ये सब झूठ है। अगर करते भी हैं तो इसका करप्शन के साथ क्या कनेक्शन है? तो ये भी उसी तरह जो है वो ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी असल में बनाई किसी मुसलमान, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। अब देखिए अच्छा, जो और सॉरी जी, सीरियसली जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्टें हैं वो आ तो जा रही हैं, लेकिन खुद ट्रांसपेरेंसी वाले एडमिट कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में 86% जो ममालिक हैं वहाँ करप्शन की कमी के लिए कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकती।
अच्छा, अब ये जो मुझे सिर्फ ये है कि देखें करप्शन का तासुर अपनी जगह, जो मेरे लिए फ़िक्रमंदी की बात है इसमें वो ये है कि बाकी इंडेक्सेस में अब हुकूमत वाले करें देखें जी ये तो सिर्फ एक में पॉइंट गिरे, बाकी में तो बराबर है। ओ भाई, आपने उस चीज़ को इम्प्रूव करना था, आपने उस चीज़ को रिफॉर्म करना था। अब मैं अगर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो अगर ये कहते हैं कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को फंडिंग्स दी जाती हैं, वो आपको पता है, आपको याद होगा, वो चाहे तहरीक अदम एतमाद हो, सेनेट के इलेक्शन हो, या उस वक्त ही वज़ीर आज़म मिलने होते हैं और कहते हैं कि किस किस को चाहिए फंडिंग। वो प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं होती, हालांकि होना ये चाहिए कि अगर आपके पास वो वोट की फंडिंग होती है कि जी जा खजाने का मुंह खोल दे। सेनेट के इलेक्शन के मौके पे चैनल्स पे वो भी आई थी नोटों की गड्डियां। अभी जो बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो ये मिनिस्टर हैं इनके, वो शहद वाले PTI के, उनकी गंडापुर साहब, उनकी आई थी असद कैसर स्पीकर की आई थी कि जी हमारे पास इतने करोड़ के फंड्स हैं और इतने करोड़ के लगा रहे हैं, और गंडापुर साहब ने कहा कि जी, और गंडापुर साहब की अभी भी आई है कि हाँ जी मैं कायम हूँ और हमने तो करना था ये। तो ये पब्लिक ये पॉइंट तुम्हारा दुरुस्त है कि ठीक है जरदारी करप्ट है, हो सकता है हो, शहबाज शरीफ की फैमिली करप्ट है, हो सकता है हो। आप तो वोट लेके इसलिए आए थे कि आप ये गंद साफ करेंगे। बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट से पहले ये वज़ीर आज़म एक तकरीर में 1.5 हफ्ते पहले एडमिट कर चुके हैं कि हम करप्शन को रूट आउट करने में नाकाम रहे। ये सब शहजाद अकबर की गलती थी, मैं आपको बता रहा हूँ। वो अगर काम उसने सही किया होता ना, मैं बताता हूँ, एहतसाब ही एहतसाब होता, हर जगह एहतसाब की नहरें बह रही होती। अच्छा, जहाँ तक ये, क्योंकि अब ये भी एक मौसम है, हाँ, मौसम है गर्मा, मौसम है सर्दा, मौसम है ट्रांसपेरेंसी परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। हर साल वही बातें करनी पड़ती हैं, बल्कि हर साल वही क्लिप्स चलाने पड़ते हैं। ये जो क्लिप्स आपने देखे हैं अभी, ये हमने पिछले साल भी चलाए थे। और अगर हुकूमत रही और जान रही और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रहा, अगले साल भी इंशाल्लाह चलाएंगे, क्योंकि यही होगा ना, कोई 10-20 पॉइंट की तो बेहतरी नहीं आने वाली ना, ऐसा तो नहीं होने वाला। मेरी जो जाती राय है, और अगेन जब से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का इंतखाब हुआ है, कंसिस्टेंटली मैंने यही कहा कि मेरी नज़र में इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। एज अ पॉलिटिकल वेपन बिल्कुल है, आपने भी इस्तेमाल किया, आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। उस वक्त हलाल था तो अभी भी हलाल है, अगर उस वक्त ये पैमाना था तो अभी भी ये पैमाना है। लेकिन तो मैं इसको काफ़ी राइट ऑफ करता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है, आपके साथ भी बड़ी डिस्कशन हुई है कि यार ये क्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा ये भी पता चला है कि किन के लिए इसकी क्या वैल्यू है। तो कुछ ये लिंक्स भी आए थे, कुछ मैंने खुद भी देखा है कि जो ग्लोबल रिस्क एनालिसिस वाली कंपनीज होती हैं, ठीक है, कि एक कंपनी है वो चाहती है कि जी मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूं या मैं कंट्री XYZ में इन्वेस्ट करूं, तो वो जाते हैं कुछ कंसल्टेंट्स के पास, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट वगैरह वगैरह, जैसे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। तो इसको कुछ वेटेज देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी बुनियाद इसको बना देंगे, लेकिन वो ये भी देखते हैं। और क्यों? क्योंकि जो कंपनीज हैं वो सोचती हैं कि अगर हम वहां गए और फर्ज करें कि हम पुलिस के हाथों फंस गए या हमारा कोई केस कोर्ट में गया, तो पुलिस और अदलिया कितनी शफाफ है या कितनी करप्ट है या कितनी करप्ट नहीं। इंटरनेशनल परसेप्शन बनाती है ना ये। अब जैसे नाइजीरिया का जैसे ही नाम आता है जहन में तो लाल बत्ती रोशन हो जाती है। हो सकता है वहाँ इतनी करप्शन ना हो, लेकिन एक परसेप्शन हो गया। और हमारे यहाँ तो हमेशा ही है कि तासुर जो है वो हकायक से ज़्यादा पूरी दुनिया में यही होता है कि तासुर फैलता है। तो ये तासुर हुकूमत को ज़ाहिर करने की ज़रूरत है, मगर लगता नहीं है। अच्छा जी। वेलकम बैक। नूर मुकद्दम साहिबा का कत्ल का केस एक ऐसा केस है जिस पर तमाम मीडिया और पब्लिक दोनों की तवज्जो रही है, और हर जो पेशी होती है या हर जो
नई डेवलपमेंट होती है इस केस में, उस पर उसको पढ़ा भी जाता है, उसकी क्लिप्स भी देखे जाते हैं और उस पर तबसरा भी बहुत किया जाता है। और जब से ये केस सामने आया है, पिछले साल 21 जुलाई को कत्ल किया गया था नूर मुकद्दम का, तो एक खदशा सा रहा है कि क्योंकि मुल्ज़िम के जो ख़ानदान है वो इंतहाई अमीर और बाअसर है, कि कहीं इस केस को ख़राब ना किया जाए या किसी न किसी तरीके को इस्तेमाल करके ज़ाहिर जाफ़र को बरी ना किया जाए। और जाहिर है कि जब या कम से कम उसकी सज़ा को या कम से कम इतना कम हो जाए कि सज़ाए मौत ना मिले, उम्र कैद ना मिले, और वो जो है मतलब किसी ना किसी तरह कोई उस पे शैडो ऑफ डाउट किया जाए। और जाहिर है कि ये भी एक नेचुरल बात है, क्योंकि हमने इस तरह के बहुत केसेस देखे हैं जिसमें इंसाफ की जीत नहीं बल्कि पैसे और ताकत की जीत होती है। चनाचे जो भी रिपोर्टिंग होती है उस पर बहुत इंटरेस्ट होता है। और पिछले रोज़ इसी हफ्ते, इनफैक्ट मंडे की हाँ जी कल की बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अब्दुल सत्तार की पूछताछ हुई, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जिरा हुई उनकी डिफेंस ज़ाहिर जाफ़र के वकील की तरफ से, डिफेंस लॉयर्स की तरफ से। कुछ सवालात पूछे गए, उन सवालात के जवाब भी मिले, और हेडलाइन जो बनी वो उससे ये तसव्वुर आता है कि कहीं ज़ाहिर जाफ़र को अगेन क्या कहते हैं सॉफ्ट ट्रीटमेंट या किसी तरह उसको बरी करने की कोशिश की जा रही है। हेडलाइन जो बनी वो ये थी कि पुलिस के मुताबिक, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के मुताबिक, जब ज़ाहिर को गिरफ्तार किया गया तो उनके पतलूनों पर खून के धब्बे नहीं थे, और कि जो मर्डर वेपन है, जो एक स्विस आर्मी नाइफ है, एक स्विस छुरी है, उस पर ज़ाहिर के उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। अब जाहिर है कि जब भी जैसे ये खबर आती है तो एक तूफ़ान हो जाता है, और लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़ी क्लियरली एक कोशिश की जा रही है कि इसको किसी तरह से पतली गली से निकाला जाए, या जैसे आपने कहा कि सज़ा को कम किया जाए। आज पुलिस की तरफ से इसके ऊपर एक वजाहत भी आई है, और उन्होंने बाकायदा बताया है कि क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिए गए, और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं एक जनरल एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पर बात करने से पहले एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जब एक वकील एक सवाल पूछता है किसी से भी, या किसी विटनेस से, या पार्ट ऑफ द केस से, तो वो ज़्यादातर हाँ या ना का सवाल होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं अभी मुबशर के, क्या आपने काली शर्ट पहनी हुई है, तो आप कहेंगे नहीं। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं आज मैंने पिंक शर्ट पहनी हुई है, उससे आगे आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, हाँ होती है और ना होती है। और जाहिर है कि डिफेंस का अगर लॉयर एक सवाल पूछेगा तो वो ऐसा सवाल पूछेगा जिससे उसकी केस स्ट्रॉन्ग हो जाए, बिल्कुल जैसे कि अगर प्रोसिक्यूशन का वकील सवाल पूछेगा तो वो भी अपने केस को ताकतवर करने के लिए पूछेगा। तो पुलिस का क्या कहना है कि पहले जो सवाल पूछा गया उनसे कि क्या अक्यूज की पतलून पर खून के धब्बे थे, तो पुलिस की एक्सप्लेनेशन और जवाब उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि नहीं थे। लेकिन इसकी वजाहत जो आई है वो ये है कि पतलून के ऊपर खून के धब्बे नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र की शर्ट के ऊपर, उसकी कमीज़ के ऊपर खून के धब्बे थे, और पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के मुताबिक ये नूर मुकद्दम के खून के धब्बे थे। तो ये चीज़ क्लियर है, डीएनए भी डीएनए मैचिंग की से ही पता लगा है। दूसरा जो सवाल है जिसके ऊपर अगेन बहुत बात की हुई है कि छुरी पर जो एक्चुअल मर्डर वेपन था उसके ऊपर उंगली के निशान नहीं क्या मिले या नहीं मिले, तो इस पर पुलिस का जवाब था नहीं मिले। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनती है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि खबर आई थी कि एक पुलिस अफसर ने कहा था कि जी बिल्कुल मर्डर वेपन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स हैं। तो आज मेरी जो बात हो रही थी पुलिस से, मैंने यही सवाल पूछा कि मैंने कहा ये क्या है। अच्छा, एक तो वो जो पहली जो स्टेटमेंट आई थी फिंगरप्रिंट्स वाली, वो उसमें किसी का नाम नहीं था, तो किसी ने गुजरते हुए कह दिया कि जी हैं। अब इसमें पॉइंट ये है कि जब आप फिंगरप्रिंट्स लेते हैं तो अक्सर क्या होता है कि वो पार्शियल फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ इस साइड का फिंगरप्रिंट आ गया या इस साइड का आ गया। प्रॉपर फोरेंसिक में इसको दाखिल करने के लिए आपको चाहिए ये बीच वाला फिंगरप्रिंट, जिसको कहते हैं वॉल। अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब है कि फोरेंसिक के मुताबिक ये मैच नहीं हुई। लेकिन इसका ये यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो छुरी है अगर उसके ऊपर कंप्लीट फिंगरप्रिंट नहीं मिला, उस छुरी के ऊपर नूर मुकद्दम का खून है।
तो ये एक अपने आप ही काफ़ी एविडेंस है। दूसरी बात है कि अगर आपको केस की डिटेल थोड़ी सी याद है तो मैं याद करा देता हूँ कि नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद थेरेपी वर्क्स की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है, जिस पर भी ज़ाहिर जाफ़र हमले करते हैं, उनको भी छुरी लगी और फिर वहाँ पर एक स्ट्रगल होती है। तो ये जो छुरी है ये 2-3 लोगों के हाथों से गुजरती है, जिसके बाद ये इस पर प्रिंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब जहाँ तक गन की बात है, आपने ये पूछा, तो अक्सर लोगों का ख्याल है कि बंदूक से या गन से फिंगरप्रिंट्स उठाना एक बहुत आसान काम है, क्योंकि कम से कम मूवीज और सीरियल्स में आपको यही मिलता है। मैंने चेक किए थी 2-3 फोरेंसिक साइंस की वेबसाइट्स जैसे फोरेंसिक मैगजीन, और वो कहते हैं कि असल में ये एक बिल्कुल ही गलत तस्वर है, क्योंकि जो एक तो गन की जो ग्रिप होती है वो होती है रफ, ताकि वो आपके हाथ से फिसले ना। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके हाथ पे पसीने हैं, वहां से फुल प्रिंट निकलना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस नहीं है। दूसरा कि जो ट्रिगर होता है, लोग अक्सर कहते हैं कि जी ट्रिगर से मिलती है। एक पुलिस अफसर, यूएस के पुलिस अफसर, फोरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि 5% सिर्फ हमें कभी किसी ट्रिगर से मिलती है, क्योंकि ट्रिगर जब आप दबाते हैं, आप यहाँ से नहीं दबाते, आप यहाँ से दबाते हैं। फाइनली जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि क्या फोटोग्रामेट्री टेस्ट हुआ था नूर मुकद्दम की शनाख्त करने के लिए। अच्छा, फोटोग्रामेट्री टेस्ट आसान अल्फाज में यह है कि सीसीटीवी में जो हमें इमेजेस नज़र आ रहे हैं, क्या वो वाकई ही नूर मुकद्दम के हैं या नहीं। जाहिर है कि इसका सवाल का जवाब था नहीं, कि वो टेस्ट किया ही नहीं गया। टेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। अगर आपने किसी की शनाख्त करनी है तो वो थी ज़ाहिर जाफ़र की, और उस टेस्ट में ये वाज़े है कि ज़ाहिर जाफ़र ही वो बंदा है जो उस सीसीटीवी में नज़र आता है। अच्छा, अब अगली पेशी में जो मुकम्मल रिपोर्ट है पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी की, वो पेश की जाएगी। उसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं रेज करना चाह रहा हूँ। एक तो कि रेप कंफर्म्ड है अकॉर्डिंग टू डीएनए। नूर मुकद्दम ने हर मुमकिन कोशिश की थी अपनी जान बचाने के लिए, और इसकी सबूत ये है कि उनके नाखूनों के नीचे ज़ाहिर जाफ़र की स्किन और उनकी डीएनए है, और कि उनको वो नाइफ से ही मारा गया था, जिसके ऊपर अभी मैंने बयान किया। उसके हैंडल और ब्लेड दोनों पर खून के निशाने हैं, बल्कि सिर्फ ये नहीं, नकल पंच डस्टर पर भी उनके खून के निशाने हैं। तो 2 चीज़ें और थी कि पड़ोसियों के स्टेटमेंट्स नहीं लिए गए, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ज़ाहिर जाफ़र उस कमरे में उस वक्त मौजूद नहीं था जब पुलिस वहाँ ऐसी कई बातें आएंगी अभी, लेकिन वो क्योंकि स्कफल हो चुकी थी, अभी तो चलेगा। और दूसरी बात है कि अगले हफ्ते, अगले मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट थर्सडे को डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि जिरा जो है ये जुमेरात को कंप्लीट होगी और उसके बाद उनको जवाबी मौका दिया जाएगा, जो एक क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर पूरा केस का फैसला नहीं, लेकिन ये कि फैसला होपफुली। वेलकम बैक। और आज लाहौर हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कानून से मुतसादिम होने पर कलअदम करार दे दिया, और ये हुक्म भी दिया कि ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये पंजाब हुकूमत को उसके पैसे वापस कर दे। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 7 अगस्त 2020 को रखी थी, और कहा यह था कि रावी के दूसरी तरफ, यानी एक तरफ तो लाहौर है, जो दूसरी तरफ एक शहर बसाया जाएगा ताकि जो लाहौर है उस पर से बर्डन कम हो। मगर जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तब ही जो माहौलियात के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ख़दशात का इजहार किया था कि ऑलरेडी रावी क्योंकि सूख चुका है और पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है, बहुत मुश्किल होगा ऐसे शहर को पानी देना, और जो एग्जिस्टिंग लाहौर को पानी है वो भी मुतासर होगा। तो आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि ये प्रोजेक्ट बग़ैर किसी माहौलियाती एजेंसी के कंसल्टेशन के तहत बनाया गया। ये भी कहा कि इसका जो मास्टर प्लान है उसमें जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल शामिल ही नहीं किया गया, जो कि ख़िलाफ़ क़ानून है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो इसके लिए ज़मीन ली गई वो भी ज़बरदस्ती ली गई, और 1984 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, और बहुत से काश्तकारों ने, किसानों ने इस पर शोर मचाया था जो रावी के उस साइट पर जिनकी ज़रूरी ज़मीन थी। उन्हें कहा था कि उनसे ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन ली गई है, और उन्होंने जो ओवरऑल ये भी कहा
कि ये जो प्रोजेक्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आइन में एक हक दिया गया है लोगों को, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। अब ये पूरे का पूरा सब कुछ कलअदम करार दे दिया गया है। तो अब देखना बहुत ये है कि मुख्तलिफ पिटिशंस, जी बिल्कुल, बहुत मुख्तलिफ पिटिशंस थी। एक तो सजाद बराइच जो काश्तकारों के साथ थे उनकी तरफ से, और भी मुख्तलिफ जगहों से। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था और उम्मीद इससे ये थी कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ मिलेंगे, 40 जो सनतें हैं उनकी बेहतरी होगी क्योंकि उससे मुंसलिक हैं, और लाखों नौकरियां मिलेंगी। लेकिन डे वन से ये मुतनाज़िर रहा है। पिछले साल जनवरी में एक स्टे ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आता है कि ज़मीन हासिल करने के सिलसिले को रोका जाए, इन्हीं वजूहात की वजह जो आप जिक्र कर रहे हैं। उसी साल फिर जून में जो ख़त रूडा ने लिखा था लोकल गवर्नमेंट को, उसको भी गैर कानूनी करार दिया गया। और जो सबसे जो इसमें फ़नी बात है कि सितंबर पिछले साल में 5 लाख का जुर्माना लगाया गया रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर, इसलिए कि जज साहब का कहना था कि पिछले 4 पेशियों में आपने 4 वकील तब्दील किए हैं। हर पेशी में नया वकील आ जाता है और उसकी कोई एनओसी नहीं होती, और आप और जो डिलेइंग टैक्टिक यही होती है कि आप कह जी मुझे तो अभी वकालतनामा मिला है। अच्छा, ये जो मैं तो आज सुबह आया हूं सर, मैं तो नाश्ता भी नहीं किया। ये जो आप फैसले के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं ना, रूडा वो कह रही है कि आप लोग असल में तोड़ मरोड़ के आज के फैसले को पेश कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है जो आप दोनों ने गुफ्तगू की है। हकीकत ये है कि इस फैसले में ना सिर्फ हाई कोर्ट ने रूडा की हैसियत को तस्लीम किया है, बल्कि मंसूबों को बेहतर तौर पे चलाने की हिदायत जारी की हैं। और फिर उन्होंने ये दोहराया कि माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए रूडा जैसे मंसूबे निहायत ज़रूरी हैं। अदालती अहकामात की रोशनी में हम अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा, मुझे सिर्फ मसला ये, वो तो देखें जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया तो जाहिर है अब वो उसको चैलेंज करेंगे और वो आगे जाएंगे, वो आगे जाएंगे। मगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसकी मालियत 7 खरब रुपए है और ये कहा जा रहा है कि अगले 15 साल में ये सर 1,02,000 एकड़ का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। 18 लाख रिहायशी यूनिट्स हैं, 80 लाख अफराद की रिहाइश होगी और 20 लाख नौकरियों का बंदोबस्त होगा। 1 करोड़ में से 20 लाख नौकरियां तो ये हैं, बाकी 80 लाख 20 लाख। देखिए, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के कर लें। और ये जो हाई कोर्ट ने अभी अपनी ऑब्जर्वेशंस की हैं कि क्यों उन्होंने इसको कलअदम करार दिया, ये चीज़ें हो सकती थी, आप आराम से ये चीज़ कर सकते थे। मगर क्योंकि आपको दिखाना है कि आपने इफ्तिताह करना है और एक बड़ा नया शहर आ जाएगा, मगर इससे पानी के ज़खायर कैसे बेहतर मुराद जो है ना वो सिर्फ मजदूर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में किसी में काम, वो तो अब आगे की बात होगी क्योंकि अब तो और ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है या इसमें। और तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद राफे आलम साहब, एनवायरमेंटल लॉयर हैं और इस केस में इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन के वकील थे, उन्होंने भी पिटिशन फाइल की थी। राफे साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या वाकई ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? आपको तो बेहतर पता है, क्या हुआ है आज? देखिए, आज फैसला जो है उसका खुलासा अदालत में पढ़ा गया, लेकिन तफसीलन फैसला जो है वो अभी पार्टीज में तकसीम नहीं हुआ। तो फैसले की तफसील के बारे में मैं कुछ खास तबसरा नहीं दे सकता। जो जज साहब ने चंद जुमले बोले थे सुबह उसके बारे में और फिर जो हमने बहस की थी उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। जी, तो बताएं क्या मतलब एग्जैक्ट इशू क्या है, क्योंकि अगर ऑन पेपर देखें, मैंने भी वो बड़ी खूबसूरत PDF पढ़ी है इसकी, इससे तो लगता है कि जी बस इतना नहीं लिखा उसके अंदर, जब हम बेनिफिट्स की बात करें कि पानी की जगह अब दूध और शहद की नहरें बहनी लग जाएंगी। तो मसला क्या था आपको और मुख्तलिफ पिटिशनर्स को इस प्रोजेक्ट से? जी जरूर, देखें वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, थिंग्स दैट आर सीम टू गुड टू बी ट्रू आर ऑफन टू गुड टू बी ट्रू। तो ये कुछ ऐसी ही चीज लगती है और ये पहली दफा ऐसा मंसूबा रावी पे पेश नहीं किया गया। पहले भी हुकूमत ने 2013 में 14 में रावी पे एक बहुत बड़ा मंसूबा, इसी मंसूबे का एक आप पहली इटरेशन समझ लें, वो पेश किया था। और उससे भी पहले 2003 और 5 में PMLQ के दौर के अंदर इसकी जो पहली क्या कहते हैं परसेप्शन थी वो भी पेश की गई थी। यानी कि डेवलपर्स इस इलाके को पिछले 20 साल से डेवलप करना चाह रहे हैं।
कोई इनमें माहौल का प्यार नहीं है, ये कोई पानी नहीं बचाना चाह रहे। और इसकी बहुत सिंपल सी एक वजह मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, हम चूंकि लाहौरी हैं, हम समझते हैं पूरी दुनिया लाहौर से शुरू होती है और खत्म होती है, तो हम समझते हैं कि हम रावी को भी लाहौर से साफ कर सकते हैं। मगर देखिए, अगर इतने पैसे अगर हम रावी को लाहौर में लगा लें रावी को साफ करने के लिए, तो 2 सेकंड जरा रुकिए और सोचिएगा कि सियालकोट का आधा गंदा पानी, गुजरावाला का गंदा पानी और फैसलाबाद का आधा गंदा पानी वो भी रावी में ही आता है, उसको कौन साफ करेगा? देखिए, ये ग्रीन वॉशिंग हो रही थी, बहुत बहुत भारी किस्म की ग्रीन वॉशिंग हो रही थी एक प्रॉपर्टी स्कीम को चलाने के लिए। तो मतलब कि आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि प्लॉट बेचना चाह रहे थे और इसको एक एनवायरमेंटल रंग दे दिया और लिटरली अभी आपने ग्रीन वॉशिंग का जब अभी मुबशिर बात कर रहे थे, और यकीनन इस पर एक सवाल तो बनता है। और जो आपने अभी कहा कि पहले काफ लीग के दौर में, फिर नून लीग के दौर में, और अब तो कोशिश तो हमेशा की गई है। तो अगर इस दफा ये बाकायदा इसको लॉन्च करना चाह रहे थे तो कितनी होमवर्क की गई है इसके ऊपर? ये जो मास्टर प्लान की बात होती है, हाँ, सबसे बड़ा जो इतराज था कि माहौलियाती एजेंसी से क्यों मंजूरी नहीं ली जाती। माजी में भी यही हुआ, अभी भी यही हुआ कि नहीं जनाब बनाना है बस, तो सारे जो जवाबित हैं उनको साइड पे रख दिया जाए। जी, मैं खुद हैरान था इस प्रोजेक्ट में, जिस तरह की जल्दबाजी नजर आ रही थी, वो गलतियां खुद ही कर रहे थे हुकूमत और सरकार के अफसरान। फर्ज कीजिए, जो इन्होंने लैंड एक्विजिशन अक्टूबर 2020 में शुरू की थी, ये सोचिएगा कि मास्टर प्लान प्रोजेक्ट का जून 2021 में निकला है। यानी कि लैंड एक्विजिशन 6-7 महीने मास्टर प्लान से पहले शुरू हो गई। भाई, आप लैंड एक्विजिशन मास्टर प्लान के बगैर किस तरह कर सकते? बिल्कुल, ये जल्दबाजी थी। इस तरह की जल्दबाजियों के अंदर पकड़े गए। मतलब कि आपने घर का ब्लूप्रिंट नहीं बनाया और आप ईंटें लगाने लग गए। तो पंजाब वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको आज लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया है और कहा है कि जो प्रोजेक्ट अथॉरिटी है वो ये रकम पंजाब हुकूमत को वापस कर दे। हमारे साथ मौजूद हैं माहौलियात के वकील अहमद राफ़े आलम। राफ़े, सबसे पहले अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो माहौलियात के बारे में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उससे मंजूरी ली जाती है। आज के फैसले में ये कहा गया है कि मंजूरी नहीं ली गई, तो फिर क्या तिगड़म लड़ाया गया? ये ग्रीन जो ऐड किया गया सारा, तो ये अपने तौर पे कर लिया गया? नहीं, मंजूरी ली नहीं गई, मंजूरी दी नहीं सकती थी। बिकॉज देखें, जो ये माहौलियाती अप्रूवल होता है ना जी, हर बड़े प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट का माहौलियाती असर पड़ता है। तो लोगों के माहौलियाती हकूक को बचाने के लिए प्रोजेक्ट से पहले एक कंसल्टेंट को काम दिया जाता है कि वो उस प्रोजेक्ट के माहौलियाती असरात की तफसील ले और उन असरात को कम करने या हटाने की कोई कोशिश या तजवीज़ पेश करे, ताकि जब वो रिपोर्ट माहौलियाती एजेंसी में पेश हो और वो NOC जारी हो, तो वो इकदामात और जो रिक्वायरमेंट्स हैं कम करने के या हटाने के, वो उस NOC की शराइत का हिस्सा बन जाते हैं। और इस तरह लोगों की और पब्लिक की माहौलियाती जो हकूक हैं उन पे उनकी हिफाजत की जाती है। मगर 2016-17 में लाहौर हाई कोर्ट में जो उस वक्त की हुकूमत के बड़े प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन और सिग्नल फ्री कॉरिडोर के थे, उसमें इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स का जो मयार था उस पर शक पड़ा, और उसके नतीजे में महकमा माहौलियात ने 2017 में माहौलियाती कंसल्टेंट्स की एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बना दिया कि जो भी पार्टी या शख्स इस तरह के माहौलियाती काम करना चाहे वो सर्टिफाई हो महकमे के साथ, ताकि उनकी टीम और उनके जो इक्विपमेंट बाकी जो चीजें हैं वो एक मयार की हों। तो ये एक सिस्टम उन्होंने, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सिस्टम है, पब्लिक के हकूक को बचाने और उनकी हिफाजत करने का है, वो बनाया उन्होंने। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि 2018 से आज तक हुकूमत पंजाब और माहौलियाती महकमे ने एक भी कंसल्टेंट को रजिस्टर नहीं किया। तो इसका मतलब है कि पूरे पंजाब में 2018 के बाद जो भी माहौलियाती अप्रूवल पेश हुआ है वो एक गैर मियारी कंसल्टेंट का तैयार शुदा है। तो ये मैं समझता हूं दिस इज अ पब्लिक इमरजेंसी। राफे, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोयटा और लाहौर 2 बड़े शहर हैं जहां ज़ेर ज़मीन पानी के जो ज़खायर हैं बहुत तेज़ी से घटे हैं और ये एक बकाई ख़तरे से 2-4 हैं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तकरीबन एक तरह से है इस हवाले से।
इमरान खान साहब ने जब इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया 2020 में, तो उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जहां 80 लाख मजीद लोग बसेंगे, उसके बावजूद लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर जो हैं और बेहतर हो जाएंगे। इसकी ज़रा मैं फारसी जानना चाह रहा हूँ। भाई मैं तो नहीं समझता कि शहर से पानी किसी न किसी तरह बचता है। देखिए ये दरिया रावी को एक सेकंड के लिए समझिएगा, ये दरिया सिर्फ नाम का बचा है। सिंतास मुआहदे के बाद हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ बराजेस, कनाल्स और डैम्स बनाकर अपना पानी जो है उन्होंने रख लिया है। जो पाकिस्तान के खित्ते में थोड़ा बहुत पानी आता है वो बरसात के मौसम में नारोवाल, सियालकोट में जो बारिश होती है वो जब इकट्ठी होती है वो बहता है। और एक शाख है रावी की, बई नल्ला, जो कि करतारपुर के साथ से गुजरता है, उसका पानी साथ शामिल हो। तो भजन पानी आएगा कहां से? You know, it's physically impossible to say कि जी पानी और मजीद बढ़ जाएगा, आएगा कहां से? सही बात है। तो उसके अलावा जो सीवरेज का आपने जिक्र किया, वो जो सियालकोट की, गुजरावाला की, सबकी सब जा रही है, तो उसके लिए भी इस मंसूबे में कोई था, कोई ऐसा चीज? रावी इस वक्त प्रैक्टिकली सीवरेज नाला है। इसमें इस मंसूबे में इसका कोई तस्वर नहीं था। मगर मैं आपको ये भी बताऊं कि चंद साल पहले हुकूमत पंजाब PND डिपार्टमेंट ने एक 3 साल की रिवर रावी रिवाइटलाइजेशन की स्टडी की थी, जिसमें बिल्कुल मुख्तलिफ तजावीज थी, जिसमें कहा गया था कि लाहौर से ऊपर जो रावी है उसको बचाया जा सकता है कि वहां पानी साफ है, उसको एक नेशनल पार्क में डिक्लेयर कर दें। और ये जो छोटे शहर हैं फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरावाला, इनका गंदा पानी जो है वो बायोरिमीडिएशन से पहले साफ किया जा सकता है। और जो रिवर बेड है रावी के बाद, उसकी सफाई इस तरह हो सकती है ताकि फ्लोरा, फौना और जो परिंदे और जो एनिमल्स हैं वो वापस आ सके। इसको बिल्कुल हुकूमत पंजाब और रूडा ने सामने देखा ही नहीं, और बस हमें बताते हैं कि जी शहर बनने से पानी जो है किसी ना किसी तरह इजाद हो जाएगा। ये भी एक बड़ी जादू है। राफे, वन लास्ट क्वेश्चन। अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, और जैसे आप कह रहे थे कि अभी तफसीली फैसला आएगा तो फिर उसको हम देखेंगे। जो खर्चा हुआ है, जो पैसे एक्वायर किए गए हैं पंजाब हुकूमत से, जो पैसे खर्च भी गए हैं, उनका क्या होगा? काफ़ी इन्वेस्टमेंट तो हुई है ना अभी तक। देखिए मैं खुद हैरान हूँ, और शायद हुकूमत पंजाब पिछली हुकूमत का जो रवैया था ऑरेंज लाइन के हवाले से कि कीप ऑन बिल्डिंग इट, बनाते जाओ, बहुत बड़ा हो जाएगा, इट्स बी टू बिग टू फेल। मैं समझता हूँ कि शायद ये इस तरह की कोशिश ना कर रहे हो, मगर वार्निंग और क्या कहते हैं कॉशन जो हो सारे इन्वेस्टर्स में कि जी ये प्रोजेक्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, लुक ट्वाइस बिफोर यू इन्वेस्ट। फेयर इनफ। इसका जो एम्बलम बनेगा, थैंक यू वेरी मच सर, रावी प्रोजेक्ट का, हाँ मुझे लगता है वो लगेगा 2 जैतून की शाखें ना, उनके दरमियान लिखा जाएगा दब्बी रख। हो सकता है। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने कहा ना, इतना इन्वेस्टमेंट हो गई, सारा कुछ वो हो गया, अब वो पैसे प्रोजेक्ट कैसे वापस करेगा? उस प्रोजेक्ट का पूरा वो जो बन गया है कि कौन कौन वो है, तो लेट्स सी। लेकिन अगेन ना यार, वो कहते हैं ना कि मतलब 7 बार नापो 1 बार काटो। इसकी तो फिजिबिलिटी पे भी 2-2.5 अरब रुपया तो खर्च हुआ। यही तो मैं सोच रहा हूँ सर, वो PDF आप देखें, इतनी खूबसूरत है। और मजे की बात यह कि काफ के दौर पे भी फिजिबिलिटी बनी होगी, फिर नून में भी बनी होगी, शहबाज शरीफ के दौर में बिल्कुल, और इसमें भी बनी होगी। जाहिर है एक्स्ट्रा पैसे फिजिबिलिटी पे लगे होंगे, और अब लाहौर हाई कोर्ट में प्रोजेक्ट से ज्यादा पैसे फिजिबिलिटी पे लग गए यार। अमूमन यही होता है, ये बहुत सी चीजों पे। कंसल्टेंसी भी एक नाम की भी एक चीज होती है सर, अगर भाई ने सही करवाने तो कंसल्टेंट बन जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग नाकाबिले नशर लतीफा है यार, मैं क्या नहीं, अभी वो छोड़ दे, वो किसी और दिन। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि कभी कभी बेहतर होता है कि आप दूसरों की गलतियों से कुछ सीख लिया करें। अपनी गलतियों से तो बंदा सीख ही लेता है ना, क्योंकि अगर देखें काफ लीग ने भी कोशिश की थी, किसी वजह से ही नाकाम हुई होगी। नून लीग ने भी कोशिश की थी। किसके बारे में कह रहे हैं कि वो गलतियों से सीख ले? वो मैं आपको ब्रेक के बाद बता दूं, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। लेकिन देखें गुलजार साहब तो खुद इमरान खान कह रहे हैं कि वो सीख रहे हैं, तो अभी वक्त है वो सीख सकते हैं। अच्छा ठीक है, वैसे तारीख तो 2018 में ही शुरू हुई थी। हाँ, मसला सा नहीं है, मैं बार-बार ये बात भूल जाता हूँ कि वो ईयर 0 था। मस्तों के नाम इस तरह नहीं लिया करते, अदब से लिया करते। चले ठीक है, फिलहाल इतना ही, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।